अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। मैथ्स के सेकंड लेक्चर में उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और होपफुली कि कल का जो लेक्चर है वो आप लोगों ने अच्छे से उसको देखा होगा, रिवाइज़ किया होगा। तो आज हम लोग बेटा क्वेश्चंस की तरफ मूव करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस की थ्योरी को डिस्कस किया था और ये देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन किस रैशनल फ्रैक्शन से बनती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रोसेस देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शंस की जो टाइप्स हैं उन्हें हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। तो बेटा आज हम लोग उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमने डील करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आते हैं बेटा लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कंसीडर करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए कंसीडर किया गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये था एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कल ये बात की थी कि जब भी हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है किसी भी सिंगल फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि वो फ्रैक्शन कौन सी है। उसमें हमने फर्स्ट स्टेप रखा था कि डिसाइड करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अगर वो इम्प्रॉपर होगी तो पहले हम उसे लॉन्ग डिवीजन के थ्रू प्रॉपर बनाएंगे और प्रॉपर बनाने के बाद जो सिंपल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगी उसको आगे फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया जाएगा। तो बेटा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जी यहाँ पे एक्स की जो पावर्स आपको नज़र आ रही हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, उसमें अगर हम डिग्री डिसाइड करते हैं तो ऊपर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। तीनों फैक्टर्स की अगर हम पावर्स को मिलाते हैं तो पावर ऊपर बनती है जी 3, यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 3। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो उसमें भी पावर्स बिकॉज 1 है तो डिनोमिनेटर की भी डिग्री क्या बन गई 3। तो हमने कल ये डेफिनेशन की थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। तो बेटा ये क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी। अब अगर तो डिग्री इक्वल है फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करना है। तो बेटा एक बात याद रखनी है कि लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने से पहले आपने एक बात मेक श्योर कर लेनी है कि जिस तरह से यहाँ पे देखें ये लीनियर फैक्टर्स हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। हमने करना ये है कि पहले तो इनको फैक्टराइज्ड फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल बन जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है। मैंने इन तीनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से जब मैंने इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये फ्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि बेटा एक्स की जो पावर्स हैं ऊपर कितनी है 3 और नीचे भी डिग्री 3 है, तो इक्वल डिग्री होने की वजह से ये फ्रैक्शन हमें पता चल गया कि कौन सी है जी इम्प्रॉपर है। अब हम इसके ऊपर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा क्या कहता है कि जो न्यूमिनेटर है उसे बाहर रखा जाएगा, न्यूमिनेटर जो है उसे अंदर रखा जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसे हम बाहर रख के लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म्स हैं उनकी डिग्रीज सेम होनी चाहिए। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ भी अगर देखा जाए तो x की पावर 3 है, कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं। तो हमें सिंपली जो है वो x क्यूब से x क्यूब बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा पॉलिनोमियल एज इट इज़ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो नीचे वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके साइन चेंज किए जाएंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा क्योंकि उसके कोफिशिएंट्स हम लोग इक्वल कर चुके हैं। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है यहाँ प्लस 12x² और माइनस 9x² बन गया 3x², ये माइनस 44 और प्लस 23 बन गया माइनस 21x और प्लस 48 और माइनस 15 बन गया जी प्लस का 33। अब इसके बाद जब हमने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर ली तो इसका सेकंड स्टेप डिपेंड करता है जी x की पावर पे। अगर तो यहाँ पे ये स्टेप अप्लाई करने के बाद x की पावर इस पावर से छोटी हो गई है तो फिर तो ये हमारी लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट हो गई। अगर तो यहाँ x की पावर 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी x की पावर 2 होती तो हम इसके ऊपर एक स्टेप और अप्लाई करते हैं, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ डिवाइड करने के बाद जो 1 है वो एज अ क्वोशिएंट मिल गया और जो नीचे एक्सप्रेशन बचा है ये सारा ये रिमाइंडर मिल गया और जो डिवाइड कर रहा है डेफिनेटली उसे हम डिवाइज़र का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो है जी बेटा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है जी। इस एक्सप्रेशन को आपने माइंड में रखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, जब आपने लॉन्ग डिवीजन के बाद उसको प्रॉपर बनाना है तो क्वोशिएंट क्या है जी यहाँ पे 1 है तो ये आ गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र,
ठीक हो गया जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसको हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना लिया, ठीक है। अब जब प्रॉपर बना लिया तो उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हम सिंपली इसको कंसीडर करेंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को सेपरेट कर लेंगे बेटा, तो यहाँ से जब मैंने इसको उठा के सेपरेट किया तो क्योंकि आपको याद होगा कि कल हमने बात की थी कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो उसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। तो बेटा मैंने क्या किया कि इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि मैंने इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के ये डिनोमिनेटर बनाया था। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद वापस ये आएगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि इस डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दिया उसके फैक्टर से, जो कि x-2, x-4 और x-6 थे। अब कल हम लोगों ने बात की थी कि जो पार्शियल फ्रैक्शंस की तादाद है बेटा वो डिपेंड करती है होल पावर्स पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास फैक्टर्स हैं उनमें होल पावर्स कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब फैक्टर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है जी। तो नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं तो x-2 एक दफ़ा, फिर x-4 एक दफ़ा, फिर x-6 एक दफ़ा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है ऊपर कांस्टेंट्स की तादाद पे। तो बेटा जो ऊपर कांस्टेंट्स लगाए जाते हैं वो कल हमने बात की थी कि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे होते हैं, x की पावर पे। तो जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन में x की पावर वाले फैक्टर्स हैं तो उसमें देखेंगे x की पावर्स कितनी है। तो आप देखें तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं, x की पावर्स 1 है, तो इसका मतलब ऊपर एक एक कांस्टेंट आएगा a, b और c। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो डिनोमिनेटर है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, उससे आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द एलसीएम विच इज़ x-2, x-4 एंड x-6, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा इसी फैक्टर के साथ तो ये तीनों फैक्टर्स इन तीनों फैक्टर्स के साथ कैंसिल आउट होंगे और बचेगा सिर्फ ये वाला आपका न्यूमिनेटर। और न्यूमिनेटर के बाद जब हम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a के साथ x-2 कटेगा, बचेगा x-4 और x-6। बिल्कुल इसी तरह से जब b फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ x-4 कैंसिल आउट होने के बाद आपको देगा x-2 और x-6। बिल्कुल ऐसे ही c के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x-6 कैंसिल आउट होगा और बचेगा आपके पास x-2 और x-4। और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे जी इक्वेशन नंबर 3 का। अब जो हमारा टारगेट है वो है जी a, b और c कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करना। तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड कर रही हैं आपके लीनियर फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे क्योंकि 3 लीनियर फैक्टर्स हैं और 3 ही कांस्टेंट्स हैं तो इसका मतलब हर कांस्टेंट के नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको पुट करने से रेलिवेंट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली जो वैल्यू है वो है x-2। तो जब मैंने x-2 को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से जो x की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है जी, 2 बन रही है, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में तो x की जगह पे हमने पुट किया 2, यहाँ x की जगह पुट किया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुट कर दिया। अब यहाँ राइट साइड पे बेटा आप देखें कि जिन फैक्टर्स में 2 पुट करने से 0 आ रहा है, जैसा कि ये दोनों है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो b 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करता हूँ तो c 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस 2 पुट करने से मुझे a की वैल्यू मिलेगी, b और c की नहीं। तो मैंने सिर्फ a की वैल्यू लिखनी है, b और c की वैल्यूज़ मुझे लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जी, सिंप्लीफाई करने के बाद जो a की वैल्यू यहाँ पर मिली मुझे वो कितनी आ गई जी, 3/8। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट लीनियर फैक्टर उठाना है जो कि x-4 है। अब x-4 को जब इक्वल टू 0 रखा जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 4। जब हम 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ 4 पुट किया जाएगा तो a की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से जब यहाँ 4 पुट किया जाएगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बचेगी क्या, सिर्फ वैल्यू b की। तो मैं यहाँ पर सिर्फ b ही लिखूँगा, इसके अलावा a और c वाली टर्म्स नहीं लिखूँगा। तो मैंने b वाली टर्म लिख ली और इसमें 4 पुट कर दिया x की जगह पे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मुझे यहाँ से जो b की वैल्यू मिली वो क्या आ गई जी, 3/4, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से जो तीसरा लीनियर फैक्टर है विच इज़ x-6, जब मैं यहाँ पे x-6 को इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आएगी 6। जब इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया जाएगा, x की जगह पे 6 पुट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 पुट करूँगा तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 6 पुट करूँगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ c फैक्टर। तो जी c कांस्टेंट हमने c वाली टर्म यहाँ पे लिख ली और उसमें x की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो वहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो c की वैल्यू मिली वो कितनी आ गई बेटा, 15/8। तो अब हमने करना सिर्फ ये है कि ये जो a, b और c की वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाली हैं, इन वैल्यूज़ को आपने वापस पुट कर देना है आपकी इक्वेशन नंबर 2 में।
तो बेटा पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जब ए बी और सी की वैल्यूज पुट की जाएंगी तो बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ए की वैल्यू क्या आती है 3/8, बी की वैल्यू 3/5 और सी की वैल्यू आपने निकाली 15/8। तो अब आगे बेटा आपने क्या करना है कि ये तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ जिसे आपने सेपरेट किया था आपके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर वाले एक्सप्रेशन से। तो हमने वापस इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करना है जिसे आपने सेपरेट किया था। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में वापस इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं वापस उठा रहा हूँ जी यहाँ से उठा के मैं इसको जब वहाँ वापस लेके आऊँगा तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज़ आपका क्वेश्चन। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में ये जो 1 पड़ा हुआ है ये 1 भी एज इट इज़ आ गया अपनी पोजीशन पे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू ये वाली है इसे हमने उठा के सिंप्लीफाई करके ये ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से आपने सेपरेट की थी वो उठा के वापस यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर में चेंज किया जाएगा और बाकी क्वेश्चंस में जहाँ पे क्वेश्चन ही प्रॉपर फॉर्म में गिवन है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑलरेडी प्रॉपर होगी। तो जब वो प्रॉपर होगी तो आप डायरेक्ट उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना देंगे तो अगला प्रोसेस यहाँ तक आके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये केस सिर्फ और सिर्फ जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म के लिए था। अब मैं बेटा आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर क्वेश्चन के बाद उसका सुपर ट्रिक भी देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली नहीं देगा, अगर एमसीक्यू में उठा के दे देता है, ठीक है जी। तो एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाएगा तो उसके लिए हमें सुपर ट्रिक पता होना चाहिए। अब वो सुपर ट्रिक आज के केस में क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपने देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है जी, अगर हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो हमें मिनिमम जो है वो 3 से 4 मिनट तो कहीं नहीं गए, मिनिमम 3 to 4 मिनट्स एवरेज टाइम जो है वो हमें रिक्वायर होगा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करना है तो मैंने आपको एक तो कल बता दिया था कि बेटा ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो हमें अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो आपकी ऑप्शंस में अगर कहीं ये वैल्यूज़ पड़ी हैं तो सिंपली हमें क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज़ डायरेक्टली रैंडम वैल्यूज़ पुट करनी है, सिवाय 2, 4 और 6 के जो आपके डिनोमिनेटर को 0 बना रही हैं। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू पुट करके आप ये देखेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल किससे आ रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको जो आज नई बात बताने वाला हूँ बेटा वो ये बात है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि जी मुझे नहीं पता कि ए क्या है, मुझे नहीं पता बी क्या है, डायरेक्टली मुझे बता दें कि जी सी की वैल्यू क्या होगी। जी ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने डायरेक्टली बताना है कि जी सी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली बेटा आपने ये करना है, ये केस मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ लीनियर के लिए। अगर आपका फैक्टर लीनियर है, आगे हायर फैक्टर, रिपीटेड फैक्टर के लिए और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए मैं फिर से बताऊंगा उसके सुपर ट्रिक्स क्या होंगे। तो इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल जी मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो मैंने सिर्फ ये देखना है कि ए के नीचे कौन सा लीनियर फैक्टर पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। ए के नीचे लीनियर फैक्टर क्या है जी, x-2। तो अब अगर a के नीचे x-2 है तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है जो कितनी निकलेगी जी, 2 निकलेगी। अब x की उस 2 वैल्यू को उठा के आपने क्या करना है, पुट कर देना है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, माँ सिवाय उस फैक्टर के जो आपके डिनोमिनेटर को 0 बना रहा हो। तो मैं 2 को सिर्फ इसमें पुट नहीं करूँगा, बाकी पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है a की वो सेम निकलेगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पे तो आप देखिएगा कि 3 × 2 स्क्वायर माइनस 21x मतलब माइनस 21 × 2 प्लस 33 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 पुट नहीं करना, इधर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 - 4 विच इज़ -2 और यहाँ 2 - 6 विच इज़ -4। तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, ए की। राइट साइड से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो ये बेटा आप देख सकते हैं कि जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 3 12 माइनस 42 प्लस 33 ओवर 2 × 4 8। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आप देख सकते हैं कि ये 45 बन रहा है। 45 - 42 करेंगे तो वो क्या आएगा जी, 3/8। तो आप देखें कि आपने जो ए की वैल्यू निकाली है वो 3/8 ही निकाली थी आपने जी, ठीक है। और इसी तरह आपको अगर डायरेक्टली सी की वैल्यू चाहिए या आपको बी की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ इसी एक्सप्रेशन में पुट करें, आपको बाकी पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो रेलिवेंट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लें। अब क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि आप ए और बी कॉन्स्टेंट्स का सम बताएं क्या होगा, ए और बी और सी
जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट बताएं बेटा क्या होगा। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन MCQ में पूछ लिया जाए, आप सिंपली जो है वो इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए बता सकते हैं। अब ये तो हो गया लीनियर फैक्टर के लिए। कल हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे जो अगर फैक्टर रिपीटेड आ जाए, मतलब होल पावर्स हों, फैक्टर रिपीट हो रहे हों, तो उन केसेस में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड उसके लिए क्या होगा, तो वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आपने इन लेक्चर्स को लाजमी सुनना है और इनमें जो बातें बताई जा रही हैं आप उनको नोट लाजमी कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं बेटा। तो उम्मीद है कि कल हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नए ट्रिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़, होप सो, गुड लक।